एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह चुड़ैल की कहानी सुनती या परी की। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे सुना सकती हूँ? मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओ। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाता है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और पड़ी थी उसकी कहानी सुनना है। तुमको उसके बारे में कैसे पता चला? माँ, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। मैं तुमको वह कहानी नहीं सुना सकती। लेकिन क्यों माँ? अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएगी, इसलिए मैं वह कहानी नहीं सुना सकती। ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएगी? वह दोनों तो अलग अलग है ना माँ। अलग होने के बाद भी वह दोनों साथ में आ जाएगी। आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। नहीं रानी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो। अगर वह दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वह वापस नहीं जाएगी। ऐसा क्यों माँ? अगर वह आएगी तो वापस भी जाना होगा। रानी, मैं एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जीत करती है, लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन से कहती है, मुनमुन, मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा है, अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वह दोनों उसके सामने आ जाती है। हाँ, सही कह रही थी तुम्हारी माँ। फिर तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने उन्हें देखा है। वह तो मुझे बहुत सारी चीज देती थी, जैसे खिलौने, नई कपड़े और जो भी मैं मांगू। तुम सच कह रही हो? फिर माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि पहले ऐसा ही था। वह दोनों बहुत बुरी थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह दोनों बहुत अच्छी हैं। क्या तुम सच कह रही हो, मुनमुन? हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। यह कहकर मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगी। रानी हमेशा परी के पास जाती। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख हुआ कि चुड़ैल रानी से प्यार करती है, लेकिन रानी उसके पास नहीं जाती। एक दिन चुड़ैल रानी से कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल रानी से कुछ नहीं कहती। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी के पास नहीं थी, लेकिन वहां चुड़ैल थी। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल से कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे आपसे डर लगता था। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा, हम ज्यादा समय तक तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो, हमें बुला सकते हो। बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहा करता था। वह खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक ही खिलौना बेच पाता था। एक दिन गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला। नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। जीवन भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं गोपाल। जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगे, ये गुड़िया कितने की है? यह गुड़िया 20 रुपए की है बहन। अब घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके दे दो। खिलौने उतने अच्छे नहीं हैं भैया। एक काम कीजिए,
यह खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं मिलेगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपये में देना है तो दो मैं, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपए देकर वह खिलौना खरीद ली और वहां से चली गई। गोपाल को दिन भर के कमाई में 10 रुपए ही मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। शाम हो जाने के कारण गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्द निकल गया। वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। गोपाल सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपये है, भगवान क्या होगा। गोपाल जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, गोपाल, गोपाल। लेकिन वह फिर से जाने लगा। जैसे ही वह एक कदम बढ़ाया तो फिर आवाज आई, गोपाल, गोपाल। कौन है? किसने आवाज लगाई? तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। वह उस औरत के पास गया और पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही है? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। रानी जी, इतनी रात में इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता नहीं था जिसे वह घर ले जा रहा था वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर घर चला गया। मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहां चाहे वहां रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका है। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है। उस 10 रुपए से चने लेकर आया हूं। इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, थोड़े मैं खा लेता हूं। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़ी देर सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, वहां कुछ भी खाने की चीज नहीं होती। वह 2 डिब्बे में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौना बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने पर रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है और सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वह बाहर के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए हैं? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौना नहीं बनाया। तभी वहां रानी आकर गोपाल से कहती है, गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं इतने सुंदर खिलौने। रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? गोपाल जी, मैं अपने घर में खिलौने बनाया करती थी। चलो, मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूं। तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यही रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतनी सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ सामान खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है। तभी रानी उससे कहती है, घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना दिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। तभी रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में कुछ राशन का सामान दिखाती है। राशन दिखाने के बाद रानी गोपाल से कहती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहां की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भुतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से बीज एकदम रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास, पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बिता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे तो उसने देखा कि पेड़ और भी बड़ा हो चुका था।
तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि पेड़ का रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगच्छी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भुतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा पेड़ नहीं बल्कि एक भुतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भुतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और समझदार व्यक्ति से पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि उस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक वैसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद भूतिया पेड़ गलकर गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई। अब राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गच्छी को संभालेगा। अब समझदार व्यक्ति पत्र को लेकर अपने घर खुश होकर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिला कि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में फसल उगाता था। उन फसलों से जो अनाज मिलता तो वह उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। पूरे गांव में राजू के ईमानदारी का बहुत चर्चा था। उसी गांव में उसका एक दोस्त रमेश रहता था, जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। रमेश राजू से मिलने उसके घर रोज जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया, मेरे बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो मेरे बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर राजू के दोस्त रमेश ने सोचा कि यही सही मौका है राजू से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा और हम दोनों साथ भी रहेंगे एवं राजू का भला भी हो जाएगा। ये सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। रमेश का यह बात सुनकर राजा ने उसे आदेश दिया कि जाओ, कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त रमेश अपने दोस्त राजू के पास गया और उसने राजा के कहे हुए बगीचे के काम की सारी बात राजू से बता दी। राजू ने काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन रमेश अपने दोस्त राजू के साथ राजमहल पहुंच गया। रमेश उसे राजा के सामने लेकर गया। तो राजा ने किसान से कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। राजा की यह बात सुनकर किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त बगीचे में काम करने के लिए चल दिया। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करने लगा। कुछ दिन बीत गए। अब किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर और हरा भरा बना दिया था। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे के बीचों बीच खुदाई कर रहा था। तभी अचानक उसके कुदाल से कुछ टकराया तो उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी संदूक है। किसान ने वो संदूक बाहर निकाला और खोलकर देखा कि वह सोने और चांदी से भरा हुआ था। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदार दिखाते हुए वह राजा के पास उस संदूक को लेकर पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, ये खजाना हमारे पुरखों का है, इसे हम कई वर्षों से ढूंढ रहे थे। खजाना देख राजा बहुत खुश था। वह अगले दिन किसान को अपने महल बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मलिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूं। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया।
किसान ने राजा की बात मान ली और वहां मंत्री बनकर खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी ईमानदारी से रहना चाहिए, किसी के साथ अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।